देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। जी जी। डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव डॉक्टर तो है ही, एक प्रोफेसर भी हैं। आप बहुत अच्छे लेखक भी हैं और फिलहाल दिल्ली में रह रहे हैं और एक फिल्मकार भी हैं। आप समाज के सभी वर्गों में अपने आप को अग्रज के रूप में भाग लेते हैं और जो भी कल्चरल या सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है उसमें भी आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और उसमें सही समन्वय बैठाने का प्रयास भी करते हैं और सफल व्यक्ति हैं अपने जीवन में। उन्हीं से हमारी बातचीत है और बातचीत करना चाहेंगे आज के बारे में कि आज के समय में समाज के बीच, समाज में जो वैमनस्यता बढ़ रही है, इसके बारे में जिस वक्त। सबसे पहले मैं राइजिंग इंडिया जो आपका ये न्यूज चैनल है न्यूज 24, उनके जो हमारे दर्शक हैं उन सबको नमस्कार करता हूं। और अभी जो नया वर्ष आ रहा है, आंग्ल वर्ष जो है वो, और हमारे हिंदुस्तान का जो हिंदी और हिंदू जो नया वर्ष है वो तो हो चुका है। उन सबकी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और अब मैं आ जाता हूं इनके प्रश्न पे। तो एक बार प्रश्न आप फिर से बता दें। जी, आज के समय में समाज में जो वैमनस्यता बढ़ रही है जी, समाज के बीच में, जी, उसके ऊपर प्रकाश डालें आप। देखिए, समाज जो हमारा है और खासकर विशेष रूप से जो भारतीय समाज है जी, वो मेल जोल का और आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ने वाला समाज है। और जो हमारा पुरातन और पीढ़ियों से जो यहाँ पे एक वातावरण परिवार का जो बना हुआ है भारत में, समय के साथ में उसमें भी परिवर्तन आया है। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, अब धीरे धीरे आप तो देख रहे होंगे कि एकल जो परिवार है उसमें वो परिवर्तित होता जा रहा है। तो वो समय के साथ में है। लेकिन मेरा मानना है कि जब हम संयुक्त परिवार से एकल परिवार अब बनते जा रहे हैं तो उसमें जो पहले एक निकटता होती थी, सहयोग होता था, उसमें उसका रूप बदला है। अब ये है कि लोग अपने में ही समाहित होकर रह गए हैं। पहले लोगों का ये होता था कि परिवार देखना है, समाज देखना है और आसपास के जो लोग हैं उनके बारे में सोचना है, उनको साथ लेके चलना, उनके साथ चलना है। तो वो उसमें कमी तो आई है। ये कमी बहुत बड़ी है। पहले क्या होता था कि बच्चे की, कहते हैं ना, प्राथमिक पाठशाला उनका घर, उनका परिवार होता था, उनके माँ बाप के थे। माँ चलना, दौड़ना, खाना पीना सब कुछ सिखलाती थी। आज के डेट में क्या है, आया के ऊपर निर्भर है जी। जिस आया को ये पता ही नहीं है। हाँ, ये तो देखिए, ये बहुत बड़ा और मूल जो बदलाव है वो ये है कि भाई पहले संयुक्त परिवार होने से कि घर में दादा हैं, दादी हैं, नाना है, नानी है और चाचा हैं, बुआ है, ये जो एक परिवार में जो ये संबंध हुआ करते थे, तो उन सबका मिला जुला जो एक इनपुट होता था वो बच्चे को मिलता था। आज वो खत्म आज वो खत्म हो गया है। तो उससे जो बच्चे का जो रखरखाव है और उसको जो आगे बढ़ने का और लोगों को समझने बूझने का जो एक अवसर मिलता था, वो उसमें कमी आ गई। जी, वो खत्म ही हो गया जी है। जी, लगभग। अच्छा, इसमें एक और चीज मुझे नजर आ रहा है। जैसे मैकाले ने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर हमला किया था जी, वो भी हमारे ऊपर पूरी तरह प्रभावित हो गई है, भारतीय सभ्यता के ऊपर जी। आज हम उसी सभ्यता की ओर जा रहे हैं। एकल परिवार, जैसे आपने कहा, बिल्कुल सच्चाई है ये जी। हम एकल परिवार नहीं, अब एकांकी जीवन में हो गए हैं। घर में या बाहर कहीं भी आप बैठे हैं तो आपके बच्चे, आपके मित्र अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सड़क पे हादसा हो रही है, कोई आदमी पिट रहा है, कोई मर रहा है, कुछ भी हो रहा हो जी जी। लोग वीडियो बनाने वाले भी हैं लेकिन मदद करने वाले नहीं। हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखिए, असल में जो आपने मैकाले वाली जो शिक्षा पद्धति की बात की, तो जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए और उसी समय से जब ये बात होने लगी कि भारतीय समाज को तोड़ना ये उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, अंग्रेजों के लिए। तो उन्होंने ये देखा और अध्ययन किया, शोध किया कि भाई
के मूल में क्या है? मूल में क्या है? मूल में जो थी वो भारतीय जो परंपरा है, जो संस्कृति है, जो सभ्यता यहाँ की है पुरातन, और शिक्षा की भी जो हमारी ऋषि महर्षि की जो परंपरा, गुरुकुल की जो परंपरा, जी जी, तो ये सब उन्होंने देखा तो उन्होंने ये पाया कि साहब ये इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं समाज में, परिवार में, कि इस पे अगर प्रहार किया जाए तब कुछ रास्ता निकल सकता था। और वो चाहते थे कि इस समाज को बांटे, और बांटने का अर्थ था कि वो जो शिक्षा पद्धति है, जो यहाँ पे संस्कार लोगों को दिए जा रहे हैं, जो परंपराएं हैं, उन पे प्रहार करना, उन पे आघात करना। तो उन्होंने फिर वो धीरे धीरे वो काम किया, बरसों लग गए, और धीरे धीरे करते करते आज आप देखते हैं कि जो हमारे यहाँ ये कमी पाई जा रही है, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारा समाज है और उसके जो मूल्य हैं, तो वो बिल्कुल बदल गए हैं। वो पाश्चात्य जो संस्कृति है, सभ्यता में है, वो उसमें रम गए हैं। तो ये बहुत बड़ी क्षति, ऐसा नहीं कि वो एक बार में आ गया, इसमें बरसों बरसों इनको लगे हैं। लेकिन अब थोड़ा सा कुछ लोगों में चेतना जागृत हुई है, लोग जागरूक हुए हैं, तो वो धीरे धीरे फिर से अपने उस पुरानी सभ्यता, पुरानी परंपरा और जो मार्गदर्शन, जैसे आप खाने पीने का ले ले, तो गेहूं, चावल और इन सब चीजों का, और जितने भी रासायनिक और इन सब चीजों का प्रभाव है, तो इतने दूषित हो गए, इतने विषाक्त हो गए हैं कि अब वो सीधे स्वास्थ्य पे हमारे असर कर रहा है। लेकिन पहले जो हमारा मोटा अनाज हुआ करता था, और अभी जिसको हम एक मिलेट कहते हैं, तो वो सब चीजें फिर से वापस अब लोग अपने खान पान में ला रहे हैं। तो फिर से स्वास्थ्य के प्रति जो सजगता होनी चाहिए, जो जागरूकता होनी चाहिए, वो आ रही है। तो ये हमारी वही परंपरा है। प्रोफेसर साहब, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मॉडर्न सभ्यता से जाकर के हम पुरातन सभ्यता की ओर वापस आ रहे हैं? क्या आपका ये कहना है? आप इसको इस तरीके से लीजिए कि जब हम किसी नई परंपरा को, या नए जो चीज हमारे समाज में हो रहे हैं, या पूरे जगत संसार में जो नई नई बातें हो रही हैं, तो उनको अपनाने में कोई चिंता नहीं है। लेकिन अगर हम अपने उन मूल्यों को त्याग कर अगर कुछ नया अपना रहे हैं, तो वो बुद्धिमानी, उसको मैं नहीं समझता। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा है, हमारे शिक्षा से जुड़ा हुआ है, हमारे संस्कार परंपरा से जुड़ा हुआ है, तो अगर उसको त्याग कर हम अपने आप को मॉडर्न, अपडेट और ये जताना चाह रहे हैं कि हम बड़े प्रगतिशील हो गए हैं या प्रगतिवादी हैं। मैं काले ने तो वही किया था सर। जी जी, उसने यही किया था, अंग्रेजों ने भी यही किया। जी बिल्कुल किया उसने। तो एक मॉडर्न जो है और जो नयापन है, उसके नाम पर ये कहना कि साहब, जैसे मोटे अनाज पे पहले ये लोगों को बताया जाता है कि साहब ये तो गरीबों का खाना है, ये जानवरों का खाना है, ये आप लोग क्यों खाते हैं? तो ये बातें इतने उनके मस्तिष्क में भर दिया गया कि लोगों को लगने लगा कि हाँ, हम क्या, मतलब ये जानवरों वाला, पशु पक्षियों वाला ये खाना खा रहे थे क्या? इनसे कुछ नहीं है। तो ये होता है कि आप विचारों को जब बदलना चाहते हैं या उस पर प्रहार करते हैं, तो इसी तरीके से काम वो करते हैं कि अपनी जो उनकी चीजें हैं उनको वो अच्छा बताते हैं, और आप जो अभी तक करते आ रहे हैं उसको बिल्कुल निकृष्ट बताते हैं कि भाई ये क्या गंवारों वाला आप काम कर रहे थे। तो यही बात है। लेकिन आज भारत की ये जो परंपरा है, इसका जैसे योग है, प्राणायाम है, उसी तरह से ये खान पान है, तो ये विश्व भर में लोगों ने इसको अब उनके समझ में आया। से अगर देखा जाए, शाब्दिक अर्थ में अगर कहा जाए, वैदिक सनातन धर्म की जो परंपराएं थी पुरातन समय में, जी, उसको अगर हम अपना लें, अगर हम अपने शिक्षा पद्धति में बदलाव करके उसमें भगवत गीता, रामचरितमानस को शामिल कर लें, अनिवार्य कर दें, तो क्या ही बदल सकता है? हाँ बिल्कुल बदल देगा। भाई आप अगर रामायण पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, महाभारत है, गीता है, गीता जैसा शाश्वत ग्रंथ तो विश्व में और कुछ है ही नहीं, जो कर्म के लिए प्रेरित करता है, जो कर्म का मूल जो सिद्धांत है, वो सब गीता में निहित है। गीता में जितनी भी बातें कही गई हैं, वो सारी की सारी बातें वैज्ञानिक हैं। आप उसको अपने संस्कारों से जोड़कर देखें, आध्यात्म से जोड़ के देखें, और कर्म से जोड़ के देखें, तो आपको लगेगा कि ये तो, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपके हर जो कौतूहल आपके मन में उठता है, जो प्रश्न उठता है, उन सबका उत्तर उस ग्रंथ में है।
उसी तरीके से रामायण में जो श्री राम का जो पूरा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान। तो वो जो पाठ है, जो परिवार में किस तरीके से संबंधों को आपस में कैसे उसको निभाया जाता है और कैसे उससे सीख ली जाती है, वो सारी कथा रामायण में है। इसी को तो खत्म कर दिया हमारे भारत में, देश आजाद होने के बावजूद जी। अंग्रेजी सभ्यता या पाश्चात्य सभ्यता या वो सीबीएसई कहें या कुछ भी कहें आप, जी, अलग अलग नाम दे सकते हैं, इसने पूरे समूल नाश कर दिया। हाँ, मुख से नाश कर दिया। तो इसमें सिर्फ उन लोगों को ही आप दोष मत दीजिए, दोष हमारा इसलिए है कि हम अपनी परंपरा को, अपनी शिक्षा पद्धति को, अपने खान पान को जो हमें लाभान्वित सदियों से कर रही थी, उसको छोड़कर हम दूसरे की बातों में आकर और उसका विश्वास कर लिया। और फिर आपने देखा, पीढ़ियों ने देखा कि भाई उससे तो हमें हानि हो रही है, फिर भी हम सचेत नहीं हो पा रहे हैं, हमारी आंखें नहीं खुल रही हैं। और अब जब कहते हैं ना कि जब आपके ऊपर पहाड़ टूटता है, कोई विपत्ति आती है, वज्रपात आता है, तो आप सचेत होते हैं। तो अब ये देख रहे हैं कि भाई एक कम उम्र में, छोटी सी आयु में भी लोगों को तरह तरह की बीमारी हो रही है। अब तो मतलब 20-25 साल के बच्चे पे भी देखिए तो आपको वो सुनने को आता है कि भाई इसको हार्ट अटैक हो गया, या इसको ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया। अभी जो हो रहा है सच्चाई है, ये सच्चाई है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में प्रकाश डालूं। आज अब ये प्रमाणित हो गया है कि माँ के दूध भी पेस्टिसाइड हो गई है। बिल्कुल हो गए, क्योंकि आप खा रहे हैं वही जो खा रहे हैं, उसी का आहार से तो आपका दूध बन रहा है। आपका शहर गाजियाबाद, जी, गाजियाबाद में अगर देखा जाए पेयजल दूषित कितना हो गया जी, आप देख लीजिए। बिल्कुल। हरनंदी नदी बगल में थी, बिल्कुल नदी बहती थी, नदी नाला तो बहुत दूर की बात है, वो नाला कहलाने के लायक भी नहीं है। हाँ, दिल्ली में आप यमुना को देख लीजिए, यमुना में भी आप जैसे छठ पूजा अभी हुआ तो वहां पे पूरा का पूरा वो विषैला जो झाग बन के रासायनिक जो पूरा वो है, वो पूरे यमुना में है। मतलब बिल्कुल बिल्कुल सही, वही वही बात मैं कह रहा हूँ। हाँ। अब एक देखिए, हमारे देश की संस्कृति थी, सभ्यता थी कि अतिथि को देवतुल्य मांगना। जी, कोई आता था तो पानी पीने के लिए बाद में देते थे, पहले उसका पैर धोते थे, जी, प्रणाम करते थे, ये हमारी सभ्यता थी। जी, जी। फिर उसके बाद आया कि कोई भी आया तो गुड़ और पानी, मीठा और पानी, उनको स्वागत करते थे। आज का समय आ गया है, आज 20 रुपए लीटर आप पानी खरीद के पीते हैं। ये सबसे सस्ता पानी है। सब आपके शहर में या हर शहर में सबसे सस्ता अगर पानी तो 20 रुपए लीटर है, उससे ऊपर आप जा सकते हैं। क्या ये वही हमारा देश है, वही हमारी संस्कृति है, यही हमने देश को दिया है? तो इसके लिए तो जिम्मेदार तो हम ही लोग हैं ना, हम लोग ही हैं कि जो गंगा जैसी पवित्र नदी को, और देखिए वृतांत आता है इतिहास में कि औरंगजेब जैसा कट्टर शासक जब दक्षिण की यात्रा पे जाता था तो वो यहाँ से, उत्तर भारत से गंगा जल अपने साथ लेके जाता था पीने के लिए। यानी उसे भी समझ में आता था कि गंगा जल से पवित्र और कोई जल है ही नहीं। औरंगजेब भी ये समझता था। औरंगजेब भी ये समझता था। और हम आप क्या करते हैं, हम आप ये करते हैं कि जैसे अभी गंगा के प्रदूषण पे ही मैंने एक फिल्म बनाई हुई है, तो उसमें ही हमने ये बात देखा है कि हमारे एक प्रोफेसर साहब पटना के हैं जो डॉल्फिन सिन्हा के नाम से जाने जाते हैं, तो उन्होंने बताया कि साहब मतलब पिछले 50-60 सालों में हमारी मानसिकता ये बदल गई कि पहले ये होता था कि गंगा स्नान के लिए जाना है तो लोग पहले घर में ही स्नान करके अपने आप को शुद्ध कर लेते थे, साफ सुथरा कर लेते थे, तो गंगा जी में नहाने जाते थे। और पिछले उसके बाद के 50-60 सालों में ये बदलाव लोगों के विचारों में आ गया कि भाई घर में जो गंदगी है वो सब गंगा में डाल दो, गंदे कपड़े हैं वो चल को वहीं पे धो लेंगे। तो यानी सारी घर की गंदगी, आसपास की गंदगी हम गंगा में प्रवाहित कर रहे हैं। और हम बाद में ये शिकायत करते हैं कि साहब गंगा मैली हो गई। अरे तो मैली किसने किया? हमने और आपने ही किया। जितने वहां पे फैक्ट्रीज हैं, कल कारखाने हैं, उनका जो जो प्रवाह है, जो उनके गंदगी है, जी गंदगी है, वो सारा कुछ। आपको एक चीज और जानकारी दे दूं, कानपुर में गंगा के किनारे कुछ हिस्से ऐसे हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे जानवरों की चर्बी को गला करके घी बनाया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा स्कीम है, बहुत बड़ा कारोबार है इसका।
हर जगह बाजार में जा रहा है। ये सब तो तो हमने ही किया। ये हम लोगों का नहीं है। ये कैसे बदलाव होगा? हाँ, ये भाई देखिए, सवाल ये है कि अब फिर से हमें अपने उन मूल्यों पे, उन संस्कारों पे सिर्फ लौटना ही नहीं होगा, बल्कि उस पे अमल करना होगा, उसको अपने जीवन में लाना होगा, अपने बच्चों को परिवार में और आसपास में, समाज में, विद्यालय में, और जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं उनको चाहिए कि वो इस बारे में आगे बढ़ें और अलग जगाएं, लोगों में जागरूकता पैदा करें कि भाई ये देखिए, जैसे योग और प्राणायाम आज विश्व भर में है, जी फिर से वो आ गया। हमारा खान पान भी है, वो भी विश्व भर में मिलेट और मोटे अनाज के रूप में वो सब कुछ वापस आ रहा है। तो उसी तरह से जो बाकी जो क्षेत्र हैं, चाहे वो अध्यात्म का हो, शिक्षा का हो, संगीत का हो, संगीत में भी देखिए जो शास्त्रीय संगीत हमारा पुरातन जो 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 वहां पे वो जो नियम वगैरह बनाए हुए हैं, जो उसका व्याकरण है, वो आज भी शाश्वत है। तो उसकी पुनर्स्थापना हम धीरे धीरे हम अग्रसर हो रहे हैं, समाज में जागरूकता आई है, और लोग, और हमारी वर्तमान जो भारत सरकार है, भारत सरकार भी इस क्षेत्र में जो जिन्होंने पहल किया है पिछले 10 वर्षों में, तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ हुआ है। तो आगे जब सरकार इसमें बढ़ के कर रही है, तो लोग भी, जो सामाजिक संस्थाएं, वो जुड़ रही हैं, और स्वयं जो विद्यालय हैं वो भी इसमें आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन इतने भर से काम नहीं चलेगा, इसको और भी बिल्कुल क्रांतिकारी रूप में इसमें काम करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि अगर करेंगे तो आगे आने वाले 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में, यानी जो हमने 2047 का जो लक्ष्य रखा है विकसित भारत का, तो उसमें हम एक बहुत बड़ा ये योगदान रहेगा जब हम सचेत हो जाएंगे। जी हाँ। जी डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी खासियत ये है, आप तो डॉक्टर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, फिल्मकार भी हैं। डॉक्टर बीमारी का इलाज करता है, प्रोफेसर बच्चों को शिक्षा देता है या बड़ों बड़ों को भी शिक्षा देता है, और फिल्मकार फिल्मकार का भी एक बहुत बड़ा रोल है समाज के बीच में। जो समाज में वो दिखता है वही समाज को देता है, ताकि समाज उस चीज को बदलाव देखे। आप एक डॉक्टर के रूप में इन समस्याओं का इलाज कैसे करेंगे, सिर्फ डॉक्टर के रूप में? देखिए, ऐसा है कि जब समाज को हम देखते हैं, और फिल्मकार के रूप में जब मैं समाज को देखता हूं, तो आमतौर पे आपने ये पढ़ा होगा, सुना होगा कि फिल्मकार जो हैं, सिनेमा वाले हैं, वो ये कहते हैं कि साहब हम तो अपने फिल्मों में वही दिखा रहे हैं जो हम समाज में होता हुआ देख रहे हैं। और अगर समाज वालों से पूछिए तो समाज वाले कहेंगे कि साहब ये फिल्मों में इस तरह की चीजें, इतनी ऐसी ऊटपटांग चीजें दिखाई जा रही हैं, तो वो हमारे बच्चे सीख रहे हैं, ये बात है। लेकिन मेरा जो विचार है वो इससे अलग है। वो अलग इसलिए है कि ये ठीक है कि समाज में जो हो रहा है वो फिल्म वाले उसको दिखा रहे हैं, और समाज वाले कहते हैं कि फिल्मों में जो हम देख रहे हैं वो हमारे बच्चे सीख रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे अधिक जो जिम्मेदारी है वो फिल्मकार की है। फिल्मकार की इसलिए है कि अगर समाज के किसी एक स्थान पे या किसी एक वर्ग में कोई ऐसी घटना घटित हुई जो गलत है, ठीक नहीं है, या चाहे वो चोरी की घटना हो, चाहे वो बलात्कार की घटना हो, या किसी और तरीके से हत्या है, इस तरह की बातें हों, और सामाजिक बुराइयां हैं, वो उस तरह की बातें हैं, तो वो किसी एक वर्ग में या किसी एक स्थान पे अगर वो घटना घटित हो गई, तो फिल्म वाले उसको इस हिसाब से दिखाते हैं कि जिनको नहीं मालूम है उनको वो मालूम हो जाता, और इतना ग्लैमराइज करके दिखाते हैं कि बजाय उस पे लोग क्षोभ व्यक्त करें या उससे घृणा करें, लोगों को लगता है कि भाई ये ग्लैमराइज्ड हो रहा है, तो मैं भी ऐसा कुछ करूं तो मैं भी फेमस हो जाऊं। और तो ये यहाँ पे फिल्मकार को ये देखना पड़ेगा कि आप अगर किसी बुराई का चित्रण कर रहे हैं या कोई गलत घटना घटी है उसको दिखा रहे हैं, तो आप इस हिसाब से दिखाइए कि उसके प्रति लोगों की घृणा जागृत होनी चाहिए, ना कि उनको लगे कि साहब ऐसा करके हम भी पॉपुलर हो जाएंगे और हम भी एक हीरो बन जाएंगे। तो ये सोच फिल्मकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक फिल्मकार को एक सवाल, ये सवाल है मेरा, क्या फिल्मी दुनिया या फिल्म इंडस्ट्री का बाजार जो है
बदला नहीं है, बहुत बदल गया है। पहले जो इतिहास फिल्म इसलिए दिया जाता था कि समाज का आईना होता था सिनेमा, जी लेकिन आज के डेट में सिवाय नंगापन, समाज के अंदर दूरियां बढ़ाना, जी जी बाजारवाद पूरी तरह हावी नहीं हो गया है? बिल्कुल हो क्या देश विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं हो रहा है? हम अपराध की ओर नहीं बढ़ रहे? क्या फिल्म इंडस्ट्री से या फिल्में जो आजकल आ रही है उससे अपराध की प्रवृत्ति नहीं बढ़ रही है? जी हाँ जी हाँ ग्लैमर गलत दिशा की ओर नहीं जा रहा है? जी हाँ बिल्कुल। देखिए राजेश जी, ऐसा है कि आप जो ये बातें कह रहे हैं ये हर व्यक्ति जो कर रहा है उसको भी पता है। वो तो जानबूझ के कर रहा है। हाँ, वो सिर्फ वो तो इसलिए कर रहा है जानबूझ के कर रहा कि उसको कहीं से लोभ है, किसी चीज का लाभ उसको मिल रहा है, चाहे पैसे से चाहे किसी भी से। क्योंकि आज आप देखिए कि भाई सरकार में भी देखिए आपका जो विपक्ष है वो किसी अच्छी बात का भी विरोध इसलिए कर रहा है कि उसको विरोध करना है। उसको विरोध करना है। तो मात्र विरोध के लिए अगर आप विरोध करते हैं तो फिर आप देश के लिए या समाज के लिए तो उसका अहित कर रहे हैं। अहित कर रहे हैं। तो ये बात तो हर किसी को समझनी चाहिए, हर पार्टी को, हर संस्था को समझनी चाहिए कि अगर देश हित में और मानव हित में अगर कोई ऐसी बात है तो उसके लिए सबको एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए और उसका समर्थन करना चाहिए जी। लेकिन अगर सिर्फ इसलिए कि भाई चूंकि अगले ने कह दिया है कि भाई ये चीज अच्छी है तो हम तो उसको बुरा ही कहेंगे, जी। तो ये जो एक प्रवृत्ति हो गई है पिछले मैं समझ रहा हूँ कि 2-3 दशकों में ये बातें बढ़ी हैं और आज तो बहुत बढ़ गई हैं कि एक अगर हम हमारी भारत सरकार या पिछले उसमें आपने देखा होगा कि जो एयर स्ट्राइक हुआ पाकिस्तान को लेके, तो उसमें भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि भाई इसका क्या सबूत है, क्यों हुआ, कैसे हुआ भी कि नहीं राहुल हुआ। गांधी जी पूछ रहे थे, हाँ, केजरीवाल पूछ रहे थे। तो अब ये तो फिर आप इसका मतलब आप देश के हित के प्रति जो आपकी समर्पण जो भाव होना चाहिए वो नहीं है। तो इसलिए अब ये समय आ गया है कि हर किसी को अच्छे काम के लिए देश हमारा आगे बढ़े, प्रगति करे, हमारी नई पीढ़ी है वो देश के प्रति समर्पित रहे, तो उसके लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा। और इसी सहयोग को अगर ये राइजिंग इंडिया इस तरीके से आगे बढ़ा रही है तो उसका भी मैं योगदान उतना ही महत्वपूर्ण मानता हूं जितना कोई बड़ी संस्था या बड़े लोग अपने आप को इस क्षेत्र में लाके कर रहे हैं। नहीं, हमारा राइजिंग इंडिया का तात्पर्य भी यही है, उज्जवल भारत, जी, प्रगतिशील भारत जी, और भारत निर्माण में जो भी सहयोग हो सकता है जी, जी, उसके प्रति हम जिम्मेदार नागरिक की तरह जी, अपना पार्ट भी निभाएंगे और प्रयास भी करेंगे। और दूसरा, हम उन्हीं सवालों को उठाना चाहते हैं जो समस्याएं आई हुई है। समस्या के बारे में तो सभी जानते हैं, समाधान के बारे में भी बातचीत तो करते हैं, लेकिन समाधान निकालने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमारा निशाना वही है। नहीं, आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। राइजिंग इंडिया को मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ और समस्या का समाधान ऐसे ही निकलेगा जब आप लोगों से मिलकर बातें करेंगे, परिचर्चा करेंगे और उनके संदेश को लोगों तक, आम जनता तक आप पहुंचाएंगे। आप माध्यम है, हम तो माध्यम है। तो आपका जो रोल है वो बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है कि आप एक स्थान पे जिनसे भी जो बात कर रहे हैं समस्या के बारे में, जब उनसे विमर्श कर रहे हैं और उससे जो कुछ निकल कर आ रहा है वो आम जनता तक आप पहुंचा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो ये काम तो बहुत ही पुनीत और पावन काम है और इसमें आप सफल भी हैं और आप आगे बढ़ते रहें। तो इसकी मैं शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देता हूं और आपके दर्शकों का भी मैं साधुवाद करता हूं कि ये बड़ी संख्या में आपके चैनल को देखते हैं। और जो लोग नहीं देखते हैं अपने सगे सबके संबंधियों को, दोस्तों को, मित्रों को बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करें और आगे अपना स्वयं का भी आप योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पे आने के लिए, हमारी चैनल को शुभकामनाएं देने के लिए। और आपने बहुत अच्छी बात कही है कि राइजिंग इंडिया वास्तव में क्या काम कर रहा है। हमारा उद्देश्य भी यही है और हमारे उद्देश्य के बारे में आपने स्वयं अपने आप बोला, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दुकान के किराए के लिए ना हो परेशान, अब मिल गया है इसका समाधान।